Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन तथा मापन से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले हम 3-4 वीडियो में छोटे छोटे भागों में हम मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित कई क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। साथियों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, सी टेट के लिए उपयोगी रहने वाला है। जहां भी मापन और मूल्यांकन टॉपिक है उस दृष्टि से उपयोगी रहने वाला है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो रहेगा यह रहेगा डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पहले पेपर के लिए, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बाल मास्टर दीपक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आइए शुरुआत करते हैं हम आज की। साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन का अर्थ है। पहला विकल्प है निरीक्षण, दूसरा है परीक्षण, तीसरा है निर्णय देना या चौथा उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो मूल्यांकन का अर्थ है वो क्या है? निर्णय देना। क्या है उसका उत्तर? निर्णय देना। नेक्स्ट है मूल्यांकन से अभिप्राय है क्या? पहला छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, दूसरा छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, तीसरा छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, चौथा स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो साथियों, मूल्यांकन से जो हमारा अभिप्राय है वो यह है कि छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना मूल्यांकन से हमारा अभिप्राय है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? पहला शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, दूसरा छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना, तीसरा प्रयोजन के अनुसार चयन करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या है? हमारा तीनों है। तो इसलिए तीनों विकल्प सही होने के कारण हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होना चाहिए कि विद्यार्थी केंद्रित हो, व्यापक हो, उद्देश्य केंद्रित हो या उपरोक्त सभी। तो साथियों, जहाँ भी विद्यार्थी केंद्रित वाली बात है तो वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है ना। उद्देश्य केंद्रित तो होना ही चाहिए और व्यापक भी हो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होना चाहिए, ये तीनों, इसलिए उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मूल्यांकन में शामिल है मूल्य निर्धारण, मापन, उपयुक्त दोनों या पुरस्कार दंड। तो साथियों, मूल्यांकन में जो शामिल है वो है मूल्य निर्धारण और मापन, है ना। तो उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है कैसा? निरपेक्ष, सापेक्ष, एकांगी या बहुमुखी। तो साथियों, जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो कैसा होता है? सापेक्ष। तो बिना समय गंवाए हम कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए जल्दबाजी हो सकती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन है? ये मोस्ट क्वेश्चन है और ये डीएसएसबी में पूछा गया है साथियों क्वेश्चन। पहला विकल्प है उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, दूसरा विकल्प है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, तीसरा है छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, चौथा है छात्र, परीक्षा व परिणाम। तो साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव, तीसरा मूल्यांकन के उपकरण। क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट साथियों, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, या दूसरा है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, दूसरा है तीसरा है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, चौथा है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को निकालना। तो साथियों, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य नहीं मुख्य उद्देश्य, तो वो है हमारा क्या? शिक्षार्थियों की उपलब्धि का पता लगाना। क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना ये क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है कैसा? शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित या निष्पादन केंद्रित। तो साथियों, आपको हमेशा पता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन ये कैसा होता है? विद्यार्थी केंद्रित होता है। कैसा होता है? विद्यार्थी केंद्रित होता है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन में गुण निहित होता है नियमबद्धता का, निरंतरता का, अस्पष्टता का या अव्यवस्था का। तो साथियों, सतत मूल्यांकन कैसा होता है? हमेशा चलता रहता है, निरंतरता। तो सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार, निरंतर। तो इसमें जो गुण निहित होता है वो किसका होता है? निरंतरता का, ठीक है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है वो किसका है? शिक्षण शक्ति का, पाठ्यवस्तु का, समय का या उद्देश्य का। तो साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य जो अंतर है वो किसका है? उद्देश्य का अंतर है। किसका है? उद्देश्य का अंतर है। नेक्स्ट है छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए वर्ष में 2 बार, लगातार वर्ष भर, वर्ष में 3 बार
या वर्ष के अंत में। तो साथ ही जो छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए लगातार, है ना, साल भर होना चाहिए क्या छात्रों का मूल्यांकन। हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। नेक्स्ट है मूल्यांकन में दी जाती है क्या शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, भाषण की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको स्पष्ट सीधा सा उत्तर है कि मूल्यांकन में शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा दी जाती है। हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक। नेक्स्ट है मूल्यांकन के पक्ष होते हैं कितने, तो वो होते हैं साथियों कितने, सीधा उत्तर जान लेते हैं 3। कौन कौन से, पहला होता है साथियों संज्ञानात्मक, दूसरा होता है, पहला होता है साथियों संज्ञानात्मक, ठीक है, दूसरा होता है आपका भावात्मक, तीसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है कौशलात्मक। कौन सा, कौशलात्मक, ठीक है। तो मूल्यांकन के पक्ष पूछे जाएँ तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और नाम पूछ लिए जाए तो पहला होता है संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा कौशलात्मक। संज्ञानात्मक की बात की जाए साथियों तो इसमें आपका ज्ञान, स्मरण, है ना, अभिज्ञान की अवधारणा को मजबूत करना, ये सब किस में आ जाते हैं हमारे संज्ञानात्मक में। भावात्मक की बात की जाए तो दया, करुणा, पुनर्वास की इच्छा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सब बातें आ जाती हैं किसमें, भावात्मक पक्ष में। और कौशलात्मक की बात की जाए तो कार्य करने की क्षमता, कार्य कुशलता, है ना, श्रम की वृत्ति, हमारी निष्ठा, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे कौशलात्मक पक्ष में, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जाता है शिक्षकों से, मूल्यांकन से, समाज से या विद्यार्थियों से। तो साथियों शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल हुई है इसका पता हम लगाते हैं मूल्यांकन से। किससे, मूल्यांकन से। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन फल बल देता है, पहला है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, दूसरा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करने पर, तीसरा है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या चौथा है शिक्षण के साथ परीक्षाओं की सामंजस्य पर। तो साथियों सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बल देता है वो किस पर देता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह समान है। पहला उत्तर है सीखने का आकलन, दूसरा सीखने के लिए आकलन, तीसरा सीखने के रूप में आकलन, चौथा है आकलन और सीखना। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, पहला विकल्प है सीखने का आकलन, दूसरा है सीखने के लिए आकलन, तीसरा है सीखने के रूप में आकलन और चौथा है आकलन और सीखना। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सीखने के लिए आकलन। क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट है 18वां खाली स्थान है, इसमें लिखा है के अलावा निम्नलिखित घटनाएं या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। पहला है यह घटनाओं का सही वर्णन है, दूसरा है यह बच्चे के व्यक्तित्व विकास तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, तीसरा है यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, चौथा है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा, कि यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए वह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है। के अलावा निम्नलिखित घटनाएं वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो तीनों क्या विशेषताएं हैं, किसको छोड़ के, चौथे को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट साथियों सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला है बहुबुद्धि सिद्धांत, दूसरा सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, तीसरा है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, चौथा है थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है वो है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय हमें खाली स्थान का जरूर होना चाहिए। तो इसमें दो शब्द कौन कौन से आएंगे, पहला आएगा क्या कि विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, या दूसरा अभिभावकों का समावेशन जरूर होना चाहिए, या तीसरा विद्यार्थियों का बहिष्करण जरूर होना चाहिए, या चौथा
अन्य शिक्षकों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो साथियों जहाँ विद्यार्थी हैं, यह उत्तर हो जाएगा हमारा कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट है सीखने, खालिस्तान, आकलन और अन्वेषण के बीच खालिस्तान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या होगा उत्तर कि सीखने के लिए आकलन और अन्वेषण के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, ये होगा। या दूसरा के लिए, या अंतर आएगा इसमें। या तीसरा का अंतर, या चौथा का भिन्नता। तो साथ ही इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो हो जाएगा कौन, के लिए संबंधों, यानी सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक स्थिति का सर्वोत्तम उपकरण क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों। पहला प्रश्नावली, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा निरीक्षण, चौथा है समाजमिति। प्रश्नावली की बात की जाए साथियों तो ये प्रश्नों का समूह होता है ना। और पूछा जाए कि मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो किया था किसने, वुडवर्थ ने। किसने किया था, वुडवर्थ ने। और प्रश्नावली का जो साथियों जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वुडवर्थ को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि बाल मनोविज्ञान में जो प्रश्नावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किया किसने, स्टेनली हॉल ने। किसने किया, स्टेनली हॉल ने, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, है ना। तो इन्होंने किया किसमें, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, और मनोविज्ञान की पूछा जाए तो मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया, वो किया वुडवर्थ ने। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो क्या, मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, और इसके आदि जनक की बात की जाए किसके, प्रश्नावली के, तो दो कौन है, सुकरात हैं। यदि सिर्फ जनक की बात की जाए तो वो कौन है, वुडवर्थ है। ठीक है, और प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्रश्नों के समूह को। तब साक्षात्कार की बात की जाए तो इसमें आपको पता है इंटरव्यू आपको अच्छे से कि इसमें हम क्या करते हैं, आमने सामने बैठकर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सामने वाला प्रश्न पूछता जाता है, हम उसका उत्तर देते जाते हैं। ठीक है, और इसकी बात की जाए साथियों तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, जिसमें इंटर का अर्थ होता है आंतरिक और व्यू का अर्थ होता है क्या, अवलोकन। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, आंतरिक अवलोकन करना। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो साथियों जो साक्षात्कार है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक को हम नियंत्रित भी कहते हैं और अनौपचारिक को हम अनियंत्रित कहते हैं। यदि हम नियंत्रित की बात करें या औपचारिक की बात करें तो साथियों इसमें क्या होता है कि प्रश्न पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं और साक्षात्कार इन प्रश्नों को पूछता है, तो बालकों को क्या होता है, उसी का जवाब देना होता है। और अनियंत्रित की बात करें तो इसमें प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं होते और जो मन में आते हैं वो उनको प्रश्न पूछता जाता है। तो आपने इसमें क्या जाना कि प्रश्नावली के जनक कौन है, वुडवर्थ हैं। बाल मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया स्टेनली हॉल ने, मनोविज्ञान में किया किसने, वुडवर्थ ने। प्रश्नावली क्या होता है, प्रश्नों का समूह होता है। और साक्षात्कार की बात की जाए तो इसमें हम आमने सामने बैठकर उत्तर देते हैं। इंग्लिश में इसको इंटरव्यू कहते हैं। इंटर का अर्थ होता है आंतरिक और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन, यानी आंतरिक अवलोकन करना। ठीक है, और साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है, कौन सा, नियंत्रित और दूसरा होता है अनियंत्रित। पहला नियंत्रित, दूसरा होता है अनियंत्रित। नियंत्रित को जहाँ हम औपचारिक कहते हैं, क्या, औपचारिक, वहीं अनियंत्रित को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक। नियंत्रित में क्या होता है, पहले से प्रश्न निर्धारित होते हैं, बालकों को उसी का जवाब देना होता है। अनियंत्रित में पहले से प्रश्न निर्धारित नहीं होते, जो मन में आते हैं उन्हीं का उत्तर देना होता है ना। और निरीक्षण का आपको पता ही है। और साथियों समाजमिति की बात की जाए तो आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। समाजमिति के साथियों जो प्रतिपादन किया किसका, समाजमिति का, तो वो किया किसने, जी.एल. मोरेनो ने। किसने, जी.एल. मोरेनो। जी.एल. मोरेनो ने 1934 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया किसका, समाजमिति विधि का। इसमें क्या होता है साथियों कि जैसे बालकों के सामाजिक गुणों के मापन के लिए हम क्या करते हैं, समाज में जाके व्यक्तियों से प्रश्न पूछते हैं और जैसे वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं वैसे ही हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम क्या कर लेते हैं, उसका निर्णय ले लेते हैं, सामाजिक स्थिति का हम पता लगा लेते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो कोई राम नाम का लड़का है
और इसको आपको उसकी सामाजिक स्थिति का पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, उसके जो गांव होगा वहाँ पे जाएंगे, है ना, उसके मित्रों से पूछेंगे कि राम कैसे लड़का था, वो कहेंगे कि हाँ अच्छा लड़का था। तो आप क्या कर लेंगे, कुछ चिन्ह बना लेंगे, है ना, कि अच्छा के लिए आपको क्या करना है कि 2 स्टार देने हैं, ठीक है। बहुत अच्छा के लिए आपको 4 स्टार देने हैं, ठीक है। और खराब स्टार के लिए आपको क्या करना है, खराब लड़के के लिए क्या करना है, आपको माइनस देना है। और औसत के लिए आपको सिर्फ 1 स्टार देना है। यदि उसके मित्र कहते हैं कि हाँ राम अच्छा लड़का था, तो आप उसके क्या है 2 स्टार रख देंगे, है ना। यदि उसके माता पिता से पूछा जाए तो वो कहेंगे हाँ हमारा बेटा बहुत अच्छा था, तो आप उसके लिए क्या करेंगे 4 स्टार रख देंगे, है ना। आप बूढ़े बुजुर्गों से पूछते हो मोहल्ले के, वो कहते हैं हाँ अच्छा लड़का था, ठीक ठाक था, यानी औसत था, है ना, तो आप उसको 1 स्टार दे देंगे। तो इन सब के आधार पर आप क्या करेंगे, उसका सामाजिक स्थिति का पता लगा लेंगे। तो ये कौन सी विधि कहलाती है, समाजमिति, जिसका प्रतिपादन J.L. मोरेनो ने किया कब, 1934 में। इसमें क्या होता है, हम समाज में जाकर जिस व्यक्ति के बारे में सामाजिक स्थिति का पता लगाना होता है उसके संबंध में हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो साथियों जो सामाजिक स्थिति का सर्वोत्तम उपकरण है वो हमारा है क्या, समाजमिति। क्या है उत्तर, समाजमिति। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है। पहला प्रश्नावली, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा प्रत्यारोपण, चौथा है समाजमिति। तो साथियों किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि प्रत्यारोपण विधि है। कौन सी विधि है, प्रत्यारोपण विधि है। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी के सामाजिक संबंधों का मापन किस विधि से किया जाता है। तो वही जो हम आपको बता चुके, किस विधि से, समाजमिति विधि से। नेक्स्ट है, शैक्षिक अनुसंधान में सबसे अधिक किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है साथियों किसका, साक्षात्कार का, है ना, किसका, इंटरव्यू का। नेक्स्ट है, मोह दर मोह बातचीत अनुसंधान की कौन सी प्रविधि है। पहली प्रश्नावली, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा निरीक्षण या चौथा समाजमिति। तो साथियों मोह दर मोह बातचीत अनुसंधान यह साक्षात्कार प्रविधि है। कौन सी है, साक्षात्कार। नेक्स्ट है, कथन है कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है, राय का, हर्बर्ट का, रॉस का या सिम्पसन का। तो साथियों कथन किसका है, रॉस का। रॉस क्या कहते हैं, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। किसने कहा, रॉस ने। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन, मूल्यांकन, परिधि या संक्रिया। तो साथियों किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ये साथियों क्या होता है ना, जैसे कहते नहीं है कि दूध कितना बचा, कहते नहीं कि लगभग 60% बचा, है ना, या पानी कितना है वहाँ पे 50% तक है ना। तो ये सब क्या है, आप किसी को प्रतिशत में बताते हो ऐसा किसी वस्तु की मात्रा को आप, तो वो क्या हो जाता है, मापन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वही परीक्षा पूर्णता वैध मानी जाती है जिसमें क्या हो, निबंधात्मक प्रश्न हो, लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या उपरोक्त सभी हो। तो साथियों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो परीक्षा पूर्णता वैध तभी मानी जाएगी जब उसमें सिर्फ कैसे प्रश्न हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। इसलिए जो आप TET देते हो उसमें क्या आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। साथियों इसमें क्या होता है कि जैसे 50 प्रश्न है साथियों, तो इसके उत्तर क्या होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं कि इस विकल्प का उत्तर A होगा या इसका B होगा, है ना। तो कोई भी व्यक्ति को भी चेक कर ले तो उसका उत्तर क्या होगा, हमेशा वही होगा। और यदि किसी विद्यार्थी के नंबर 20 आते हैं 50 में से, तो कोई भी व्यक्ति को भी चेक कर ले तो उसके नंबर कैसे आएंगे, 20 ही आएंगे, है ना। जबकि निबंधात्मक में क्या होता है, BA वाले बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे कोई 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें उसने अपने हिसाब से पूरा निबंध लिखा 5-6 पेज का। अब हर व्यक्ति जो चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ ये बात लिखना चाहिए था, ये बात बहुत अच्छी लिखी। तो कोई तो दे देगा उसको 16 नंबर 20 में से, कोई दे देगा उसको 15 और कोई दे देगा उसको 10 नंबर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि उसी बात पर 3 व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिए। यहाँ पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ गया, क्या उनका व्यक्तिगत प्रभाव पड़ गया सबकी सोच का, इसलिए यहाँ पे नंबर कम हो गए या अंतर आ गया। इसलिए ये वैध नहीं है। इसलिए कोई परीक्षा वैध हो उसके लिए आवश्यक क्या है कि उसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, है ना। कैसे हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, आप याद रखना इसको।
नेक्स्ट है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ या विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है? सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, दूसरा आकलन की अवसरों का अधिगमीकरण, तीसरा है मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, चौथा है शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 1। अगला कथन है साथियों, एक कथन आ गया है कि प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें न्यायाधीश के सदस्यों द्वारा स्वयं लिखना पड़ता है। पहला ऑप्शन है गुड तथा स्केट, दूसरा है गुड तथा हेट, तीसरा है बॉट, डेविस तथा जॉनसन ने, या चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा गुड तथा स्केट ने। तो ये क्या कहा इन्होंने कि प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें न्यायाधीश के सदस्यों द्वारा स्वयं लिखना पड़ता है। किसने कहा? गुड तथा स्केट ने। नेक्स्ट है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर साथियों कई किताबों में लिखा हुआ है दूसरा, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कौन सा हमारा कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने के प्रति सचेत यानी जागरूक होना चाहिए, है ना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है 34वां, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह क्या है, किसकी ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन। तो साथ ही जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सीखने का आकलन। विकल्प नंबर चौथा क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन। साथियों जो सीखने के लिए आकलन लिखा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। सीखने के लिए आकलन को हम निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा, सीखने का आकलन। क्या इसमें क्या होता है साथियों, जैसे हम जब बच्चों को जब हम किसी विषय के बारे में ज्ञान देते हैं, कोई व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, बाद में हम उस विषय पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि किन बालकों ने कितना सीखा, है ना, और सीखने में त्रुटियों का पता लगाते हैं तथा उसको हम क्या करते हैं? बाद में सुधारने का प्रयास करते हैं। यह किसके अंतर्गत आता है? हमारा सीखने के आकलन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है 35वां कि निम्न में से अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला है यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। दूसरा है इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। तीसरा, इसमें सूचना अध्यापक के द्वारा एकत्र कर ली जाती है या की जाती है। चौथा है इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो साथियों जो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या कि निम्न में से अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है कि इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा, विकल्प नंबर चौथा। नेक्स्ट है वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है परंतु परिषद स्तर पर नहीं, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? हमारा विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्यालय आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट है आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं। अब नीचे दिए गए हैं क्या कूट, केवल एक कि वे क्या सीखते हैं, या दूसरा 2 और 3 वे क्या सोचते हैं या वे कैसे सीखते हैं,
या तीसरा 1 और 3 बी क्या सीखते हैं या बी कैसे सीखते हैं, या ए सभी। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा क्या, ए सभी, यानी बी क्या सीखते हैं, बी क्या सोचते हैं, बी कैसे सीखते हैं, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए सभी। नेक्स्ट है 38वां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। पहला विकल्प है बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। तीसरा है छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग। चौथा है निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना यह उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दूसरा। नेक्स्ट है 39वां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या तात्पर्य है। पहला है एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। दूसरा है छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता के व्यापक मूल्यांकन। तीसरा है छात्रों की ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि की क्षमता का मूल्यांकन। चौथा है छात्रों को याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। साथ ही इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 39वें प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही उत्तर आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है साथियों वो है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। पहला याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। दूसरा छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। तीसरा अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। चौथा है बोधात्मक मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो साथियों मूल्यांकन का एक उद्देश्य क्या नहीं है, तो वो नहीं है वो कौन सा नहीं है कि अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। जहाँ भी शिक्षक केंद्रित बात आती है ना, वो उत्तर हमेशा क्या होता है, गलत होता है हमारा। ठीक है, और जहाँ शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित की बात आ जाए वो हमारा उत्तर हमेशा सही होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या नहीं है, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ठीक है, तो विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा। तो साथियों आज हम इतनी ही बात करेंगे। आज हमने बात की 40 प्रश्नों की जो कि मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित थे। अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे, 40 प्रश्नों से आगे की बात करेंगे। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर अवश्य करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो आपके रीट, एमपी टेट, सुपर टेट और डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के लिए बहुत उपयोगी है। यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो आपसे 39वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिसका उत्तर आपका अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।